हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम आप लोगों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो डिस्कस करने वाले हैं। वो है लेसन प्लान का फॉर्मेट। मतलब आप किस तरीके से लेसन प्लान का फॉर्मेट तैयार करेंगे और कैसे आप अपने लेसन प्लान को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें, इम्पॉर्टेंट बातें हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, तो ये आप लोगों का लेसन प्लान का एक फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है कि आप अपने लेसन प्लान में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करते हैं। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लास्ट तक हम आप लोगों का लेसन प्लान से संबंधित सारे डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसमें आप लोगों को लेसन प्लान को बनाने में आपको प्रॉब्लम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है, हम इसमें अपना परिचय देते हैं। सबसे पहले हम प्रशिक्षित अध्यापक या अध्यापिका, मतलब आप जो भी हैं वो आप डालेंगे, अपना नाम इसमें डालेंगे। आप जिस विद्यालय से डीएड कर रहे हो, मतलब आप जिस विद्यालय में गए हो, ठीक है, जिस विद्यालय में आपका विजिट लगा हुआ है, जहाँ पे आप जा रहे हो, उस विद्यालय का आप यहाँ पे नाम लिखोगे। अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखोगे। जिस विद्यालय में से आप डीएड कर रहे हो उस विद्यालय का नाम नहीं रहता है यहाँ पे। आप उस विद्यालय का नाम लिखोगे जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी हुई है। उसके बाद कक्षा लिखोगे कि आप कौन सी क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हो। आप वर्ग लिखोगे, जैसे क्लास में सेक्शन बटे रहते हैं। ठीक है, जैसे थर्ड की क्लास है तो उसमें थर्ड ए, थर्ड बी, इस तरह से रहता है। तो आप जो है कौन सी सेक्शन में पढ़ाने जा रहे हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद विषय लिखोगे कि आप मैथ पढ़ाओगे, इंग्लिश पढ़ाओगे, हिंदी पढ़ाओगे, कौन सा विषय आप पढ़ाओगे वो चीज़ें आप लिखोगे। उसके बाद उप विषय आपका आता है। ठीक है, उप विषय में हम लिखते हैं कि विषय का जो है, हमारा जो विषय है, जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो हिंदी में आप क्या पढ़ाओगे। ठीक है, कविता पढ़ाओगे कि आप जो है गद्यांश कोई पढ़ाओगे, तो वो चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। प्रकरण लिखा जाता है, आपका क्या टॉपिक है। फिर दिनांक लिखा जाता है। ठीक है, आप किस तारीख को आपका जो लेसन प्लान है वो आप तैयार कर रहे हो। ठीक है, या दिनांक में कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि जब आप लेसन प्लान लेके जाते हो, जिस दिन आपकी टीचिंग रहती है उस दिन की डेट यहाँ पे पड़ी रहती है। उसके बाद कालांश लिखा जाता है, कितने टाइम का है आपका पीरियड। समय लिखा जाता है, किस टाइम आप पढ़ा रहे हो। उसके बाद छात्रों की संख्या, मतलब विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। विद्यालय में नहीं, मतलब कुल छात्रों की संख्या लिखा जाता है कि जैसे आप थर्ड में जा रहे हो तो थर्ड में कितने छात्र हैं, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है थर्ड में, आपकी सेक्शन में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कितने बच्चे उपस्थित थे, प्रेजेंट कितने हुए हैं। ठीक है, छात्रों की विद्यालयी आयु क्या है। ठीक है, जैसे विद्यालय आयु, जैसे कक्षा 3 का बच्चा है तो उसकी विद्यालय आयु क्या होगी, 8 साल की होगी। ठीक है, ऐसे अगर आप सेकंड में पढ़ाने जा रहे हो तो उसकी विद्यालय आयु 7 साल की होगी, क्योंकि 5 साल के बाद बच्चे का एडमिशन होता है तो 2 साल 1 2 वो लिखा जाता है। भले ही बच्चे की आयु 10 साल हो या बच्चे की आयु 11 साल हो, आपको ये मेंशन करना है कि अगर बच्चा थर्ड में पढ़ रहा है तो उसकी विद्यालय आयु जो है वो 8 साल की होगी। ठीक है, उसके बाद छात्रों की औसत आयु लिखी जाती है। जैसे बच्चे जो हैं वो बच्चे में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, एज में उनकी डिफरेंस रहेगा, कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का, कोई 10 साल का है। ठीक है, तो जितने बच्चे रहते हैं उन बच्चों का हम औसत निकालते हैं कि एवरेज एज कितनी है बच्चों की। ठीक है, जितने सारे बच्चे रहेंगे उन सब की आयु को हम जो है कैलकुलेट करते हैं, फिर उससे हम एवरेज आयु निकालते हैं कि जितने बच्चे हैं उनकी औसतन आयु जो है वो लगभग कितनी होगी। ठीक है, आप निर्देशन का माध्यम हम इसमें देखते हैं कि हम किस माध्यम में जो है वो निर्देशन देंगे, मतलब बच्चों को हम किस माध्यम में पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। फिर संप्रेषण का माध्यम देखा जाता है कि आप जो है बच्चों से कम्युनिकेट किस तरीके से करोगे, मतलब आप बच्चों को जब पढ़ा रहे होगे तो आप बच्चों से बातचीत किस तरीके से करोगे। साइन का इस्तेमाल करके करोगे कि आप वहाँ पे ब्रेल का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखा रहे हो, आप जो है मौखिक रूप से सिखाओगे, लिखित में सिखाओगे, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद पूर्व ज्ञान देखा जाता है, विशिष्ट ज्ञान उद्देश्य होता है, पूर्व भाषा होता है, विशिष्ट भाषा उद्देश्य, निर्देशन का लक्ष्य होता है, मूल्यांकन होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ से संबंधित और जो है
कक्षा से संबंधित। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे आप इन सारी चीज़ों को में आप फिल करोगे, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और वीडियो के स्क्रिप्ट नहीं करना है। चलिए, तो देखिए एक पेज में जो है आप इतने सारे पॉइंट को इंक्लूड करोगे। कौन कौन से? अपना परिचय, पूर्व ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान उद्देश्य, पूर्व भाषा, विशिष्ट भाषा उद्देश्य, निर्देशन का लक्ष्य, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक आपका फ्रंट पेज जो होगा उस फ्रंट पेज पे इतना होना चाहिए। लास्ट में आप जो है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, मतलब आपके जो सुपरवाइजर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप जब टीचिंग कर रहे हो तो उस टीचिंग को जो निर्देशन दे रहे हैं कि नहीं आपको आप यहाँ पे इस तरीके से करो, या फिर जो आपको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो सुपरवाइजर हैं आपके, उनके हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद आपके जो है वो आपके हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तो एक पेज पे आप इतने सारे पॉइंट, आप एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा अच्छे से, तो इतने सारे पॉइंट जो है वो आप एक पेज पे इंक्लूड करोगे। चलिए पेज नंबर 2 पे आते हैं। तो पेज नंबर 2 पे हमें ये सारी चीज़ें लिखनी रहती हैं। ठीक है, आपको विषय वस्तु डालना है, भाषा बिंदु डालना है। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षित अध्यापक क्रियाकलाप, जैसे एज अ टीचर जो है आप बच्चों को ज्ञान दे रहे हो। ठीक है, उसमें आप प्रस्तावना लिखोगे, आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित आप जो है बच्चे से क्वेश्चन करोगे। पहले आप बच्चों को टॉपिक नहीं पढ़ाओगे, पहले आप ये लेवल चेक करोगे बच्चे का कि बच्चा कितना जानता होगा इस टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद जो है उद्देश्य कथन लिखोगे, आप प्रस्तुतिकरण दोगे, अपनी प्रस्तुतिकरण करोगे। अगर हम इसमें विद्यार्थी की संभावित प्रक्रिया की बात करें तो जैसे आपने प्रस्तावना में कोई प्रश्न पूछा, ठीक है, आपने कोई प्रश्न रखा, तो उस प्रश्न में विद्यार्थी की क्या प्रतिक्रिया थी, बच्चा उत्तर दे पाया, नहीं दे पाया, बच्चे ने गलत उत्तर दिया, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद कॉलम 3 में आएंगे तो इसमें हम शिक्षण अधिगम सामग्री लिखते हैं। ठीक है, कि हम बच्चे को क्या है, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे थे उसमें कौन कौन से TLM हम यूज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं कि श्यामपट्ट पे मैंने क्या लिखा। जैसे कुछ कठिन वर्ड आया जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे हार्ड वर्ड आए जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग ये है कि बच्चा जो है इसको लिख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो हम उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो है इस तरीके से इसको लिखा जाएगा और इसको ये वर्ड पढ़ा जाता है। ठीक है, और उसका अर्थ क्या होगा तब हम ब्लैक बोर्ड पे लिख के बच्चों को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो ये आपने कौन कौन से वर्ड को ब्लैक बोर्ड पर लिखा वो सारी चीज़ें जो है आप इसमें लिखिएगा। चलिए, तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट जो है आप देख लीजिएगा एक बार, तो ये सारे पॉइंट जो है आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जैसे आपने एक बार पढ़ा दिया तो एक बार में तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, आपको रिपीटेशन करना है। आपने एक बार पढ़ाया, कुछ बच्चों को समझ में आया, सभी बच्चे एक स्तर पर नहीं समझते हैं। ठीक है, हमें सारे बच्चों को समझाना है। 90% अगर आपकी क्लास के बच्चे समझ गए इसका मतलब है आपकी टीचिंग बेस्ट थी, आपका टीचिंग मेथड बेस्ट था। ठीक है, तो हमें सारे बच्चों को समझाना है। एक बार में तो हमने समझा दिया बच्चों को, लेकिन अब हमें दोबारा से उस जो हमने पढ़ाया ना उसको हमको रिवीजन करवा देना है एक बार। जब हम रिवीजन करवा देते हैं तो अगर बच्चे का कोई पॉइंट छूट जाता है या बच्चे को कहीं पे समझ में नहीं आया रहता है तो दोबारा से बच्चा वो चीज़ें कैच कर लेगा और वो समझ जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको पुनरावृत्ति करना है। जब आपने बच्चे को दोबारा से पढ़ा दिया तो अब आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे कि एक बार मैंने वहाँ पे पढ़ाया था बच्चों को तो बच्चों को कितना समझ में आया था, मैंने एक बार चेक किया। अब हमने दोबारा बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे को फिर कितना समझ में आया। ठीक है, अब क्या सारे बच्चे दोबारा से पढ़ाने के बाद क्या सारे बच्चे अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं, क्या कक्षा के अधिकतर बच्चे समझ चुके हैं, इसके लिए हम बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मतलब दोबारा से हम बच्चे से क्या करते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम बच्चे का गृह मूल्यांकन करेंगे कि क्या बच्चा उस बात को लंबे समय तक याद रख पा रहा है और बच्चा उस चीज़ को ना भूले, उस पर बच्चे का अभ्यास बना रहे। इस वजह से हम क्या करते हैं, बच्चे को कुछ गृह कार्य देते हैं। एक बात का बहुत विशेष तरह से ध्यान रखें कि जब भी बच्चे को कोई भी होमवर्क दिया जाए, कोई भी गृह कार्य दिया जाए तो वो गृह कार्य हमारे प्रकरण से ही संबंधित होना चाहिए। आज मैंने जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाया है उसी टॉपिक से मिलता जुलता बच्चे को गृह कार्य आप देंगे। आप अपने टॉपिक से हट करके बच्चे को कोई भी गृह कार्य नहीं देंगे। जैसे आप पढ़ाने तो जोड़ गए हैं, आप बच्चे को जोड़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जब बच्चे को गृह कार्य दे रहे हैं तो आप बच्चे को जो है
वो घटाव के क्वेश्चन दे रहे हैं, बच्चे को गुणा के क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो गृहकार बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लास में तो उन्होंने क्या समझा है, जोड़ घटा मतलब जोड़ समझा है। अब आप उसे उससे ज़्यादा उच्च स्तर का दे रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो आप अगर उस तरीके से उसका मूल्यांकन करोगे तो वहाँ पे बच्चा जो है वो फेल हो जाएगा। आपको जो भी गृहकार देना है आपके ही प्रकरण से संबंधित आपको गृहकार देना है, ठीक है। तो चलिए ये सारे पॉइंट जो है आप 2 पेज 3 पेज जितने पेज में आप बना सकते हैं उतने पेज में आप बना लीजिए। देखिए आप देख सकते हैं जो ये पहला पेज होता है, पहले पेज में हम कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, पहले पेज पे हम इतने पॉइंट ऐड ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरे पेज पे आते हैं, जैसे यहाँ से आपका दूसरा पेज स्टार्ट होता है जहाँ से ये विषय वस्तु लिखा गया है, जब हम दूसरे पेज पे आते हैं तो दूसरे पेज पे कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। हम अपने दूसरे पेज को 2 पेजों में भी कर सकते हैं, 3 पेज में भी कर सकते हैं, जैसा हमारा प्रकरण रहेगा उस हिसाब से। जैसे आपने कोई छोटा प्रकरण लिया, आपने जोड़ लिया, ठीक है, उसको तो आप हो सकता है शॉर्ट में कर पाएँ, लेकिन अगर आप किसी का जीवन वृत्तांत के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं। तो दूसरे पेज में कोई बाउंडेशन नहीं है, दूसरे पेज को आप 2 पेज 3 पेज के हिसाब से जैसे आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं, बट हाँ पहले पेज पे आप चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी बातें आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझेंगे कि हमें इन सारे टॉपिकों के अंतर्गत लिखना कैसे है, ठीक है। हम आप लोगों के साथ अपना ही एक लेसन प्लान सेंड कर रहे हैं, ठीक है, अपना ही एक लेसन प्लान आप लोगों से डिस्कस करेंगे आज हम। तो चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरा लेसन प्लान कैसा बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना लेसन प्लान दिखाते हैं आप लोगों को। तो लीजिए ये है, आप इसी तरीके से अपनी पाठ्य योजना को बनाने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे मैंने उसमें बताया था कि हम सबसे पहले क्या ऊपर हेडलाइन लाएंगे कि ये पाठ्य योजना है, हम इसमें पाठ्य योजना नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने उसमें कोई नंबर मेंशन नहीं किया है कि कौन से नंबर का ये पाठ्य योजना है हमारा, ठीक है, लेकिन आप इसमें जो है जैसे आप पहला बना रहे हो, दूसरा बना रहे हो, तीसरा, ये आप ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप प्रशिक्षित अध्यापिका का नाम, ठीक है, अपना नाम आप डालेंगे, ठीक है, विद्यालय का नाम डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको उस विद्यालय का नाम डालना है जिसमें आप जो है जिसमें आपकी ट्रेनिंग लगी हुई है। उसके बाद कक्षा डालेंगे, विषय, प्रकरण, निर्देशन का माध्यम, दिनांक डालेंगे, कालांश डालेंगे, ठीक है, कितने मिनट का आपका पीरियड है, विद्यार्थियों की कुल कितने विद्यार्थी हैं, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या है, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या है, विद्यार्थियों की वास्तविक आयु क्या है और संप्रेषण का माध्यम क्या है, ठीक है। चलिए देखिए हमने इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। हमारा जो प्रकरण है वो है आरोही क्रम, ठीक है। चलिए ये थोड़ा ज़्यादा ही, चलिए हमारा जो प्रकरण है वो हमारा प्रकरण क्या है, हमारा प्रकरण है आरोही क्रम, ठीक है। हमने इस पूरे लेसन प्लान में आरोही क्रम को पढ़ाया था, ठीक है, तो हम आरोही क्रम हमारा प्रकरण था उस पर हम बात करेंगे। आरोही क्रम आप समझ सकते हैं ये मैथ का एक टॉपिक है, ठीक है, तो मैथ में अंकगणित का एक टॉपिक है आपका आरोही क्रम, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस पर। देखिए सामान्य उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पे हमने बात किया था कि हमें सामान्य उद्देश्य डालना है। अब हम लिखेंगे क्या सामान्य उद्देश्य में, तो सामान्य उद्देश्य जो होता है वो विषय से संबंधित होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, क्योंकि बार बार बहुत बार ये पूछा भी गया है कि नोट कर लीजिए कि जो हमारा सामान्य उद्देश्य होता है, ठीक है, सामान्य उद्देश्य जो होता है हमारा वो हमारा होता है विषय से संबंधित, ठीक है, क्या होता है, विषय से संबंधित होता है। जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैथ विषय में आप बच्चे की कौन सी ऐसी क्षमता को आप डेवलप करेंगे वो चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं मैंने मैथ चुना हुआ था विषय, ठीक है, मैंने विषय में क्या चुना हुआ था, मैथ चुना हुआ था। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कि विद्यार्थियों को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। हम अगर बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य होगा कि हम बच्चे में रुचि उत्पन्न करें, कि बच्चा जो है वो गणित को पढ़े। जब आप बहुत अच्छी तरह से गणित पढ़ाओगे तो बच्चे की रुचि उत्पन्न होगी, ठीक है, बच्चा चाहेगा कि हाँ कुछ और जानूँ। तो हम बच्चे के अंदर यही गुण विकसित करेंगे कि उसकी जो इंटरेस्ट है वो हम मैथ की तरफ ले आएंगे। उसके बाद
हम क्या करेंगे, बच्चे में तार्किक शक्ति का विकास करते हैं। आप सभी जानते हैं मैथ एक लॉजिकल विषय है, ठीक है, उसमें हम चिंतन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता है, जो तर्क करने की क्षमता है, वो हम मैथ के जरिए जो है वो विकसित करेंगे। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें आप 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट जैसे आप इंक्लूड करना चाहें, आप जो है समान उद्देश्य के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 2 पॉइंट लिखें, 4 पॉइंट लिखें, जैसा आपको उचित लगे आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए हमने 3 पॉइंट इंक्लूड किया था इसमें। उसके बाद हमारा तीसरा उद्देश्य था इसमें कि विद्यार्थियों के जीवन में गणना की क्रियाओं को आसान बनाना। जैसे विद्यार्थी छोटे स्तर पर क्या है, जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं। जैसे वो दुकान पे गए तो कुछ टॉफियाँ कोई भी मटेरियल खरीदते हैं, तो छोटी मोटी जो गणनाएं हैं वो बच्चा कर पाए, वो गणना बच्चे के लिए आसान हो जाए, वो चीज़ें जो है हम समान उद्देश्य के अंतर्गत बच्चे के अंदर विकसित करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसमें मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे इसमें हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। चलिए, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है, हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ना, वो हमेशा हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। देखिए ये क्या होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से संबंधित है। जैसे हमने टॉपिक चुना था आरोही क्रम, ठीक है, तो आरोही क्रम पढ़ा करके बच्चे क्या सीख जाएंगे। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। जैसे आप सीख रहे हो, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो इस वीडियो को, तो आपका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है कि इसके बाद आपको ये लाभ होगा, ठीक है। आप जो है अच्छे ढंग से लेसन प्लान बनाना सीख जाएंगे। तो ऐसे ही जब आप प्रकरण पढ़ा रहे हो, अपना जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, तो उस टॉपिक का आपका क्या उद्देश्य है, बच्चे उस टॉपिक को सीखने के बाद क्या कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। चलिए, तो देखिए इसमें क्या है, हम आरोही क्रम के संप्रत्यय को बच्चे को समझाएंगे। हम बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे कि आरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। इस आरोही क्रम के जो कॉन्सेप्ट है उसको बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से हम समझाएंगे। उसके बाद है आरोही क्रम का क्या महत्व है, उसको समझाएंगे बच्चे को। जैसे आरोही क्रम के महत्व की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना सीख जाएगा, ठीक है। छोटी बड़ी चीज़ों में बच्चा अंतर कर पाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब उसका क्या महत्व है, उसको अप्लाई कैसे बच्चा कर पाएगा, ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत बच्चे के अंदर डेवलप करेंगे। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य है अपने प्रकरण को लेकर के। चलिए, उसके बाद हम क्या बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक करते हैं। देखिए इसमें हम बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक नहीं करते हैं, ठीक है। चेक तो हम प्रस्तावना में करेंगे। यहाँ पर हम अपने मन से मेंशन करते हैं कि देखिए अगर बच्चे को हम आरोही क्रम सिखाने जा रहे हैं तो बच्चे के अंदर पहले से कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, तब हम बच्चे को आरोही क्रम सिखा पाएंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन सी क्वालिटी है जो बच्चे के अंदर है, उसको हम अपने मन से देखते हैं कि अगर हम बच्चे को आरोही क्रम सिखाने जा रहे हैं, इसका मतलब कन्फर्म है कि बच्चे को क्या है, अंकों का ज्ञान होगा, बच्चा छोटे बड़े में अंतर तो कर पाता होगा, ठीक है। जैसे आप बच्चे को आरोही क्रम सिखाने जा रहे हो, अब बच्चे को आप जो है छोटे बड़े का ही ज्ञान नहीं है तो कैसे आप सिखा पाओगे। इसका मतलब है आपको अपना टॉपिक छोड़ करके बच्चे को छोटे बड़े का क्रम सिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उस टॉपिक में पहले ये चेक करो कि क्या बच्चा जो है, बच्चे इसके पहले का जो ज्ञान है, उस टॉपिक को सीखने के पूर्व का जो ज्ञान है, क्या वो बच्चे के पास है। जैसे अगर आप बच्चे को क्या है कि आप गुणा सिखाने जा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब है बच्चे को गिनती का ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को जोड़ और घटाव आना चाहिए, बच्चे को पहाड़ा आना चाहिए, टेबल, ठीक है। ये 3 चीज़ें, जब 3-4 चीज़ें बच्चे को आती रहेंगी तभी आप बच्चे को गुणा सिखा पाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हम इसमें पूर्व ज्ञान में मेंशन करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चा जानता होगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि आखिर बच्चा क्या जानता होगा, ठीक है। वो चीज़ें हम इसमें पूर्व ज्ञान में लिखते हैं। जैसे मैंने आरोही क्रम टॉपिक लिया था तो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों से बात करें तो मैंने इसमें मेंशन किया है कि बच्चा अंकों तथा छोटे बड़ों का ज्ञान रखते हैं, ठीक है। मतलब बच्चा कुछ अंकों का ज्ञान रखता होगा और बच्चे छोटे बड़े का ज्ञान रखते होंगे। उसके बाद है विशिष्ट भाषा ज्ञान। इसमें आपको अपने ही प्रकरण से संबंधित लिखना है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं वही चीज़, आप रिपीट भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ नया भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बच्चे जो है वो किसी भी चीज़ को छोटे बड़े के क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। चलिए, उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री आती है। शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे आप TLM कहते हैं, ठीक है, आप TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल।
इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के टीएलएम्स होते हैं, ठीक है। एक कक्षा से संबंधित होता है, कक्षा से संबंधित जैसे आपका चौक हो गया, उसके बाद डस्टर हो गया आपका, ठीक है। आप कोई भी स्टिक ले जाना चाहें, ठीक है, टीचिंग के लिए, तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। आप जो है जैसे कोई टीएलएम्स और भी लेके अगर कोई कुछ जाना चाहते हैं, जैसे आप चार्ट पेपर लेके गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद विषय से संबंधित होता है। विषय से संबंधित कौन कौन से होते हैं, जैसे आप अपने प्रकरण से संबंधित जो चीज़ें ले जा रहे हो, जैसे आपको आरोही अवरोही क्रम पढ़ाना है तो आप माचिस की डिबिया लेके गए, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, एक माचिस की डिबिया को अलग किया, फिर 2 माचिस की डिबिया को एक में किया, फिर 3 माचिस की डिबिया को एक में किया। इस तरीके से अगर आपने कोई टीएलएम बनाया हुआ है, ठीक है, या फिर आप जो है गेंद लेके गए, कोई छोटा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, इस तरह से आप कोई गेंद लेके गए, ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप अपने प्रकरण को पढ़ाने के लिए कौन सा टीएलएम यूज कर रहे हो, वो चीज़ें हम इसमें लिखते हैं विषय से संबंधित सामग्री में, ठीक है। इसमें देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड करनी है, वो है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और वो है प्रशिक्षु अध्यापिका हस्ताक्षर, ठीक है। मतलब आपका जो सुपरवाइजर है, जो आपको नोटिस कर रहा है, आपको गाइड करेगा बाद में, वो उसका हस्ताक्षर होने चाहिए, और प्रशिक्षित अध्यापिका हस्ताक्षर मतलब आपके हस्ताक्षर भी उस पर होने चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था कि ये सारे पॉइंट मैंने एक ही पेज पे इंक्लूड किया हुआ है, इतने सारे पॉइंट मैंने क्या किया है, एक ही पेज पे इंक्लूड किया हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही एक ही पेज पे जो है इतने सारे पॉइंट को इंक्लूड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 पे आते हैं। देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे जाननी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि देखिए एक पेज पे क्या करिए, आप पूरे अपने प्रकरण को लिख दीजिए। उससे क्या होता है, जो सुपरवाइजर होता है, मतलब जो पर्यवेक्षक है, उस पर एक बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है। वो उसको क्या है, आपके लेसन प्लान में प्रकरण को ढूंढना नहीं पड़ता है, और वो जैसे ही फर्स्ट पेज को खोल करके सेकंड पेज को ओपन करता है, वो देख लेता है कि आपका प्रकरण क्या है, ठीक है। तो जैसे ही आप सेकंड पेज स्टार्ट करें तो एक पेज ऐसा लीजिए जिस पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रकरण को रखिए, आपको उस पर किसी और चीज़ को रखने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप, मैंने आरोही क्रम लिया था, ठीक है, उसमें मैंने आप क्या किया हुआ है कि पूरे प्रकरण को पेज नंबर 2 पे आरोही क्रम को ही मैंने पूरा लिख दिया है कि उसकी परिभाषा क्या होती है, कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने उस पर कुछ चित्र बना दिया है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम एक ही पेज पे जो है ये सारे अपने प्रकरण से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जब आप इस तरह से करते हैं तो जो सुपरवाइजर होता है वो दूसरे पेज को पलटते ही देख लेगा कि हाँ प्रकरण क्या है, और अगर उसको अच्छा लगता है तो फिर वो आप थर्ड पेज पलटेगा, ठीक है। चलिए तीसरे पेज पे आते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था तीसरे पेज पे हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप जो है पहले तो हम कक्षा में प्रवेश लिखते हैं। कक्षा में प्रवेश मतलब जब आप जा रहे हो कक्षा में तो किस तरीके से आप जाओगे, क्या क्या एक्टिविटी करोगे। सबसे पहला आपका काम होगा कि आप अपने पास वो सारी चीज़ें रख लें, अपनी ज़रूरत की सारे सामान आप अपने पास रखें। जैसे आप कक्षा से संबंधित और विषय से संबंधित जो भी टीएलएम्स है आपके पास, वो चीज़ें आप लेके जाएं क्लास में। जैसे आप चौक डस्टर अपने प्रकरण से संबंधित सामग्री जब आप लेके जाते हैं तो आप जो है आप जाएंगे, बच्चों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हाँ आपको क्या पढ़ाना है, तो आप अपना प्रकरण वहाँ पे फिर स्टार्ट कर दोगे पढ़ाना, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं लेके जाते हैं, ठीक है, आपको क्या है, आप क्लासरूम में ऐसे ही चले गए बिना कोई सामग्री लिए, आप जाओगे पता लगा वहाँ पे चौक ही नहीं है, तो फिर आप एक बच्चे को भेजो, जाओ बेटा चौक लेके आओ। आपका क्या है, आपको 45 मिनट ही मिलेगा पढ़ाने के लिए, उसमें आपने 10 मिनट तो गंवा दिया, बच्चा गया चाक लेके आया। अब आप खोज रहे हो कि मेरा ये प्रकरण है, अच्छा मैंने बाहर रखा हुआ है इसका टीएलएम, चलो जाओ बेटा वो बाहर रखा है टीएलएम लेके आओ। आप इस तरीके से करोगे तो 5 मिनट आपका उसमें निकल गया। तो इस तरीके से आप जो है अपने प्रकरण को जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो क्या करो कि आप ये सारी चीज़ें लेके जाओ, ठीक है। जब आप लेके जाओगे तो आप समय से जो है चीज़ें कर पाओगे। आप जाओगे टीएलएम के साथ जाओगे, बच्चों का अभिवादन स्वीकार करोगे, बच्चों का भी अभिवादन करोगे और उनका अभिवादन स्वीकार भी करोगे। जैसे आप क्लास में इंटर किए, आपने साइन लैंग्वेज की इस्तेमाल से बोला, ठीक है, गुड मॉर्निंग,
ठीक है, गुड मॉर्निंग चाइल्ड। आप सभी बच्चे ने आपको गुड मॉर्निंग किया तो आपको भी अप्रिशिएट करना है, उनके गुड मॉर्निंग को भी क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। उनको ये फील कराना है कि हाँ टीचर हर एक बच्चे को देख रहा है, सभी का जो है अभिवादन वो स्वीकार कर रहा है। ठीक है, तो इससे बच्चे में उत्साह आता है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे करनी है। आप वहाँ पे जाओगे तो बच्चे को क्या करना है, आपको यू शेप में बैठाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे इसमें कक्षा में प्रवेश में कि आपने क्लास में इंटर किया अपनी सामग्रियों के साथ, उसके बाद आपने बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया। बच्चे अगर ढंग से नहीं बैठे हैं, ठीक है, या 4 बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो ढंग से नहीं बैठे हैं तो उनको एक यू शेप में आप बैठाओगे। ये सारी चीज़ें जो है आप उनको मेंशन करोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने अपना टॉपिक स्टार्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, अपने टॉपिक से संबंधित अब हम बात करेंगे। चलिए तो हम इसमें देख लेते हैं, हम लोगों को थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं इसमें। तो ये आपका पहला होगा प्रस्तावना प्रश्न, आपकी पहली प्रशिक्षु अध्यापिका क्रियाकलाप। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपका होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न होता है कि जैसे आपका जो टॉपिक है ना, बच्चों को पहले बताओ मत, पहले बच्चे से आप क्या करो, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे मेरा टॉपिक था कि मेरा टॉपिक आरोही क्रम था, तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन किए कि बेटा बताओ 0 और 1 में क्या बड़ा है। ठीक है, अब बच्चे ने बताया कि हाँ 0 1 में क्या बड़ा है। मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है सारे बच्चे नहीं बता पाए, कुछ बच्चे उसमें से बताएं कि हाँ चलो ठीक है, ये विद्यार्थी क्रियाकलाप, विद्यार्थी ने अपना रिस्पॉन्स दिया कि जो है 1 जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन करिए। फिर मैंने इसमें देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इसमें दूसरा क्वेश्चन किया था कि बताओ बच्चों 0 1 5 में कौन बड़ा है। ठीक है, कुछ बच्चे उसमें रिस्पॉन्स देंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। तो जैसे कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया कि नहीं मैम जो है वो 5 बड़ा है। ठीक है, आगे क्या हुआ कि आप इसमें पूछे कि 1 और 2 में छोटा कौन सा है। ठीक है, आप जो फिर आप उनसे पूछिए कि क्या आप जो है इसको सीक्वेंस में लगा सकते हो, क्या आप इसे बढ़ते क्रम में लगा सकते हो। अब क्या हो सकता है, कुछ बच्चे मतलब बच्चे रिस्पॉन्स ही ना करें, तो आप जो है जो हमारा ये प्रस्तावना प्रश्न होता है, प्रस्तावना प्रश्न में हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे जहाँ पे जवाब ना दे पाएँ। ठीक है, मतलब हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे कुछ मतलब सरल क्वेश्चनों से हम बढ़ते चले जाएंगे और एट लास्ट में हम एक बड़े क्वेश्चन मतलब एक कठिन क्वेश्चन बच्चे से पूछेंगे, ताकि क्लास जब मौन हो जाएगी तो जहाँ पे क्लास मौन हो जाएगी वहाँ से हम अपना प्रकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। पहले ही हम अपना प्रकरण नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे जहाँ पे जवाब नहीं दे पाएंगे वहाँ से हम अपना प्रकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों से प्रकरण निकलवाना, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो प्रकरण बच्चों से निकलवाना ही प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब जब सारे बच्चे मौन हो जाएंगे, उनको नहीं पता है, तो आप मतलब वहाँ पे स्टार्ट करोगे, वहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी पाठ का प्रस्तुतिकरण करोगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया कि आपको क्या करना है, कैसे आपको प्रस्तुतिकरण करना है। प्रस्तुतिकरण में आप क्या करोगे, अब आप बच्चों को बताओगे, इंट्रोड्यूस करोगे कि देखो बेटा आज जो है ना हम आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं, वो हम आप लोगों के लिए आरोही क्रम के बारे में लेके आए हैं। ठीक है, आप इसके बाद जो है अब आप आज आरोही क्रम पढ़ोगे, चीज़ों को सीक्वेंस में करना सीखोगे आज आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, आप जो है बच्चे को आरोही क्रम पढ़ाइए। यहाँ पे आप 2 विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे या तो आगमन विधि का इस्तेमाल करिए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे निगमन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने प्रकरण को पढ़ाने के लिए आगमन निगमन विधि में से कोई भी एक विधि जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आगमन विधि क्या है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं आगमन विधि के बारे में कि क्या होता है आगमन विधि। आगमन विधि होता है कि जब आप क्या करते हो, पहले आप बच्चों को कुछ उदाहरण दे दोगे। ठीक है, आप जो है बच्चों को पहले परिभाषाएं नहीं बताओगे, पहले रूल नहीं बताओगे, नियम नहीं बताओगे, आप पहले ही बच्चों को क्या करिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने लगिए। वो है आपकी आगमन विधि। एग्जाम्पल जब बच्चे अच्छे ढंग से समझ जाए तब आप उनको जो है वो नियम बता दीजिए कि ये नियम होता है। ठीक है, दूसरी ये होती है आपकी आगमन विधि, जब आप उदाहरण से नियम की तरफ जाते हो। उसके बाद होती है एक निगमन विधि। निगमन विधि होती है जब आप नियम से, ठीक है, नियम
पहले आप नियम बता दीजिए कि देखो बेटा ये सीक्वेंस होता है, इसमें क्या है, आपको क्या है, छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है। पहले छोटी चीज़ें रखिएगा, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको इस तरीके से, फिर आप उसके बाद कुछ उदाहरण बता दीजिए, फिर वहीं पे टॉपिक ख़त्म, ठीक है। दोनों में से आपको जो सुटेबल लगे वहाँ पे आप जो है उस विधि का इस्तेमाल करके अपने पाठ को प्रस्तुतिकरण दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने निगमन विधि का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। छोटी कक्षाओं में आगमन विधि बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो निगमन विधि का इस्तेमाल करके बच्चों को मैंने समझाया था। तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हैं कि मैंने पहले जो है नियम बता दिया बच्चों को, ठीक है, कि ये देखो बेटा ये नियम होता है इसका कि आपको इस तरीके से करना है, छोटे से आपको बड़े के क्रम में जाना है, ठीक है। तो वो मैंने नियम बता दिया, कुछ उदाहरण मैंने बच्चों को उस पर बता दिया, ठीक है। इसमें विद्यार्थी क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। जैसे आप प्रकरण को पढ़ा रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे कॉन्संट्रेट होकर आपकी बात को सुने, ठीक है। वो क्लासरूम मैनेजमेंट आपको ही करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इसमें मैंने श्यामपट्ट पे वर्क में मैंने कुछ काम किया हुआ था, तो वो मैंने लिखा था। जैसे मैंने ये गेंद का चित्र बनाया था ब्लैक बोर्ड पे, मैंने 1-2 के हिसाब से उनको समझाया था। उसके बाद क्या है कि मैंने बच्चों को जो है कुछ फिगर्स बना करके बच्चों को समझाया था कि मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो फिगर के जरिए हमने बच्चों को समझाया था। तो वो चीज़ें जो है मैंने श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आप क्या करोगे, आपका तीसरा पॉइंट इसमें आएगा विकासात्मक प्रश्न। जो आपका विकासात्मक प्रश्न होता है, विकासात्मक प्रश्न जो होता है वो आपने जो अभी टॉपिक पढ़ाया ना, आपने आरोही क्रम पढ़ाया, तो आरोही क्रम के बारे में ही आप कुछ क्वेश्चन करोगे उनसे, ठीक है। आपने उन्हें कुछ दे दिया, कोई ऐसे एग्जांपल्स दे दिए कि देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 2-4 क्वेश्चन आपने उनको दे दिया। तो वो अगर सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि सारे बच्चों ने समझ लिया। जैसे कुछ बच्चे कर पाए, कुछ बच्चे नहीं कर पाए, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, दोबारा से मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। पुनरावृत्ति आप बच्चों को दोबारा से पढ़ाएंगे। इसमें एक पॉइंट मैंने गलती किया हुआ था, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ था कि इसमें पहले मूल्यांकन लिखा था, फिर पुनरावृत्ति लिखा था, जबकि ये गलत है। आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा इसको। आप पहले ये 5 नंबर है, ये 4 नंबर है, ठीक है। आप क्या करोगे कि पहले जो है पहले पुनरावृत्ति करोगे, पहले दोबारा से, जैसे एक बार मैंने विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया, तो अब विकासात्मक प्रश्न के बाद आप पुनरावृत्ति करोगे, दोबारा से बच्चों को समझाओगे, ठीक है। जब आप दोबारा से बच्चों को समझा देते हैं उसके बाद आप मूल्यांकन करोगे, ठीक है। मूल्यांकन करेंगे आप कि जो है जब मैंने दोबारा भी पढ़ा दिया तो कितने बच्चे आप समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो, आपका जो प्रकरण हो उस प्रकरण से ही रिलेटेड होना चाहिए। इतना बात ध्यान रखें कि हमारा जो है प्रकरण से ही संबंधित हो, प्रकरण के बाहर ना जाए। तो यहाँ पे मूल्यांकन लिख लेंगे। उसके बाद बच्चे को लास्ट में हम कुछ गृह कार्य दे देते हैं, ठीक है। जो हमने आपको बताया था कि गृह कार्य हमारा प्रकरण से ही संबंधित होगा, तो हम उसमें देख लीजिए कुछ गृह कार्य मैंने दिया हुआ है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, आरोही क्रम की परिभाषा लिखो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था। छोटे बच्चे हैं तो क्या है कि बच्चे जब आप बोल रहे हो तो इस तरीके से हो सकता है ना लिख पाएँ, और या चाहे बच्चों के साथ बहुत समस्या होती है, ठीक है, तो वो तो और नहीं लिख पाते हैं। तो आप जो है उसको ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गृह कार्य जो है आप वो क्या करिए, ब्लैक बोर्ड पर दीजिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा लेसन प्लान जो होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आप प्रकरण पसंद आया हो, मेरा ये पूरा टीएलएम जो मैंने आपको लेसन प्लान ये सारी चीज़ें आपको बताई, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।